सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था। इसका उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रही थी। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि लेखिका को सब कुछ ठहरा हुआ सा, अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे शून्य सा व्याप्त हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि इस पर्वत स्थल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के निवासियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने मेहनत करके गंतोक को ही सुंदर नहीं बनाया बल्कि अपने जीवन को भी आनंदित किया है कि वहाँ के लोग कड़ी मेहनत करते थे, पुरुष भी और महिलाएं भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। गंतोक की परंपरा के अनुसार श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। ये पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक होती हैं। इन पर मंत्र लिखे हुए होते हैं। ये संख्या में 108 होती हैं। इन्हें फहराकर उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और इसके साथ ही रंगीन पताकाएं किसी शुभ कार्य को शुरू करने पर लगाई जाती हैं। चौथा क्वेश्चन है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। लिखिए। उत्तर है, जितेन नार्गे एक समझदार और मानवीय संवेदनाओं से युक्त जीप का ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा था। लेखिका उसी जीप के माध्यम से सिक्किम की यात्रा कर रही थी। उसने ही लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति तथा जनजीवन के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उसने ही बताया था कि यहाँ हिमालय की गहरी घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर होते हैं। यहाँ हिमालय का सौंदर्य पल पल परिवर्तित होता जान पड़ता है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, इसलिए इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। यहाँ की स्त्रियाँ भी कठोर परिश्रमी होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारतीय आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। उत्तर है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को उसके बारे में पता चला कि यह धर्म चक्कर है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। इस बात को जानकर लेखिका को ध्यान आया कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में पूरे भारत में एक जैसी मान्यता है। छठा क्वेश्चन है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। जितेन नार्गे सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका का गाइड था। वह गाइड होने के साथ ड्राइवर भी था। इस स्थिति को देखकर हम कह सकते हैं कि एक गाइड वाहन चलाने में भी कुशल होना चाहिए। जितेन में यह गुण था। इसके साथ ही एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र के भौगोलिक तथा विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जितेन को सिक्किम के बारे में सारी जानकारी थी, इसलिए उसने बताया था कि देवानंद द्वारा अभिनीत गाइड फिल्म की शूटिंग लॉन्ग स्टॉक में हुई थी। सातवां क्वेश्चन है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के विभिन्न रूपों के बड़े मनोरम चित्र खींचे हैं। लेखिका को हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता नजर आता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका इस माया और छाया के खेल को देखती रहती है। हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा का दर्शन जब लेखिका करती है, तब मौसम अच्छा होने के बावजूद उसे आसमान में हल्के हल्के बादलों ने ढक रखा था। उस समय उसे कंचनजंगा के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उसे इतने फूल दिखाई पड़े कि उसे लगा वह फूलों के बाग में आ गई है। इसके साथ ही उसे लगता है कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। आठवां क्वेश्चन है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। इसका आंसर है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को असीम आनंद की अनुभूति होती है।
उसे लगता है कि प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है, उसके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अपने रहस्यों को प्रकट कर रही है। उसे ऐसा एहसास होता है कि वह स्वयं ही देश काल की सरहदों से दूर बहती धारा में बह रही है। उसके अंदर की तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं झरने की निर्मल धारा में बह गई है। उसे अनुभूति होती है कि जीवन की सार्थकता झरनों और फूलों की तरह परोपकार में ही है। 9वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गई? प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने में पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ती औरतों का दृश्य भीतर तक झकझोर गया। उन्होंने देखा कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्ग जैसे सौंदर्य के बीच भूख, मौत और जीने की इच्छा के बीच जंग जारी है। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा के बीच जंग जारी है। 10वां क्वेश्चन है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में अनेक प्रकार के लोगों का योगदान होता है। सबसे पहले इस दृश्य में उस ट्रेवल की भूमिका अहम होती है जो सैलानियों को उस स्थान पर भ्रमण करवाने के लिए वाहन व ठहरने की व्यवस्थाएं करता है। उसके बाद वाहन चालक व परिचालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो सैलानियों को अनेक निर्धारित स्थानों पर पहुंचाते हैं। फिर गाइड घुमाता हुआ पर्यटन की जानकारी देता है। उस जानकारी काल में सैलानियों को बड़ा वाहन छोड़कर जीप जैसे छोटे वाहन का सहारा लेना पड़ता है। प्राय जीप जैसे वाहन के चालक जितेन की भांति ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा होते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। इसका उत्तर है, लेखिका का यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के प्रति है जो अपनी पीठ पर डोको बांधकर अपने बच्चों को संभालती हुई कठिन परिश्रम करती हैं। इन शर्म साध्य महिलाओं को देखकर लेखिका को लगता है 11वां उत्तर देखिए, लेखिका का यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के प्रति है जो अपनी पीठ पर डोको बांधकर अपने बच्चों को संभालती हुई कठिन परिश्रम करती हैं। इन श्रम साध्य महिलाओं को देखकर लेखिका को लगता है कि ये श्रम सुंदरियाँ घर का काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और कठिन मेहनत करके धनोपार्जन भी करती, मतलब धन भी कमाती हैं। 12वां क्वेश्चन है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका आंसर है, आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थल बना रही है। वहाँ भोग के नए नए साधन पैदा किए जा रहे हैं। इसलिए जहाँ एक ओर गंदगी बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर पेड़ों के कटाव के कारण तापमान बढ़ रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। इसे रोकने में हमें सचेत होना चाहिए और हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो, गंदगी फैले और तापमान में वृद्धि हो और प्रदूषण बढ़े। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। 13वां क्वेश्चन है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। सिक्किमी युवक ने लेखिका को बतलाया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है। उन्हें 5 मीटर ऊपर कटाव में भी बर्फ़ देखने को मिल सकेगी, जिससे श्वास लेने में कठिनाई आने लगी है। जल प्रदूषण के कारण अस्वच्छ जल पीने को मिल रहा है। 500 मीटर होना चाहिए भैया। 500 मीटर ऊपर कटाव में भी बर्फ़ देखने को मिल सकेगी, जिससे सांस लेने में कठिनाई आने लगी है। जल प्रदूषण के कारण अस्वच्छ जल पीने को मिल रहा है, जिससे पेट और त्वचा के रोग बढ़ रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानसिक अस्थिरता बढ़ रही है, बहरापन और अनिद्रा जैसे रोग पैदा हो रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव सिक्किम की खूबसूरत सी जगह है जहाँ प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ दृष्टिगोचर होती है, मतलब दिखाई देती है। यहाँ लेखिका को बर्फ़ का आनंद लेने के लिए लंबे जूतों की आवश्यकता हुई। तब उसने देखा कि यहाँ किराए पर जूते लेने के लिए एक भी दुकान नहीं है। लेखिका को लगा कि कटाव में किसी दुकान का न होना भी वहाँ के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ का भी नैसर्गिक सौंदर्य खत्म होगा ही। यहाँ आबादी भी बढ़ेगी और सैलानियों की भीड़ भी प्रदूषण फैलाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है?
यहाँ के हिम शिखर जल स्तंभ के समान हैं या उनके जल स्तंभ के भंडार हैं। प्रकृति यहाँ सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में यही बर्फ़ की शिलाएँ पिघल पिघल करके जल धारा का रूप लेती हैं। इस पानी से लोगों की प्यास बुझती है। यह जल संचय की एक अद्भुत व्यवस्था है। 16 नंबर क्वेश्चन है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उत्तर है, देश की सीमा पर बैठे फौजी अनेक कठिनाइयों से जूझते हैं। उन्हें भयंकर सर्दी का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे सीमा की रक्षा के लिए वहां डटे रहते हैं। उन्हें खाने पीने की चीज़ों का अभाव भी झेलना पड़ता है। हम चैन की नींद सो सकें इसलिए वे वहां डटे रहते हैं और दिन रात जागते रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे सीने में दुश्मन की गोलियां भी खाते हैं। देश की सीमा पर रक्षक बने बैठे फौजी के प्रति हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके प्रति स्नेह तथा सम्मान का भाव रखें और उन्हें हर प्रकार की सहायता दें। धन्यवाद।